नमस्कार, साथ की बड़ी बात में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीएम भूपेश बघेल आज धमतरी के दौरे पर रहेंगे। नगरी के कोटा भर्री में परंपरागत वैद्यों के सम्मेलन में शामिल होंगे। दोपहर 2 बजे सीएम कोटा भर्री पहुंचेंगे और दोपहर 3:30 बजे सीएम भूपेश बघेल रायपुर लौट आएंगे। तो आज धमतरी के दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। नगरी के कोटा भर्री में परंपरागत वैद्यों के सम्मेलन में शामिल होंगे। दोपहर 2 बजे कोटा भर्री पहुंचेंगे सीएम भूपेश बघेल और 3:30 बजे रायपुर लौट आएंगे। रायपुर से खबर जहां धर्मांतरण मुद्दे पर लगातार सियासत जारी है। बीजेपी आज राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी। धर्मांतरण के मुद्दे पर यह ज्ञापन होगा। आजाद चौक थाने से राजभवन तक बीजेपी पैदल मार्च करेगी। पैदल मार्च में बीजेपी सांसद, विधायक समेत तमाम नेता शामिल होंगे। 12 और 15 सितंबर को प्रदेशव्यापी विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा। तो धर्मांतरण के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में सियासत जारी है और आज बीजेपी राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी। धर्मांतरण के मुद्दे पर ज्ञापन बीजेपी सौंपेगी। आजाद चौक थाने से राजभवन तक बीजेपी पैदल मार्च करेगी। पैदल मार्च में बीजेपी सांसद, विधायक समेत तमाम नेता इसमें शामिल होंगे और इसके साथ ही 12 और 15 सितंबर को प्रदेशव्यापी विरोध प्रदर्शन भी बीजेपी करेगी। चलिए, तो 2023 के चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ भाजपा को जिन मुद्दों की तलाश थी, धर्मांतरण और किसान के रूप में शायद वो पूरी होती दिख रही है। आज भाजपा प्रदेश संगठन की अहम बैठक के बाद पार्टी ने धर्मांतरण के मुद्दे पर आक्रामक विरोध प्रदर्शन की कार्य योजना का ऐलान कर दिया। साथ ही किसानों के मुद्दे पर भी सड़क में उतरने की घोषणा कर दी गई। 2021 में बिछने लगी 2023 की बिसात। बीजेपी ने शुरू की मिशन 2023 की तैयारी। जो धर्म परिवर्तन का काम कर रहे हैं उनको सरकार की तरफ से सह दिया जा रहा है। उग्र आंदोलन करने के लिए भाजपा बाध्य होगी। धर्मांतरण करवाने वाले लोगों के खिलाफ में किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। धर्मांतरण और किसान के मुद्दे पर बीजेपी करेगी प्रदर्शन। ये डीपी, यूरिया ब्लैक में बिक रहा है, किसान परेशान है। राज्य की सरकार किसानों के हितैषी केवल बताने के लिए है। छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिस अंदाज में धर्मांतरण का मुद्दा उठाया और सरकार पर निशाना साधा, उससे ये साफ है कि आगामी विधानसभा चुनाव में धर्मांतरण को बीजेपी एक बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। प्रदेश भाजपा के दिग्गज नेताओं ने एक सुर में सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार आने के बाद लालच देकर लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही मयंक यादव नाम के शख्स का शपथ पत्र पेश कर बीजेपी नेताओं ने कहा कि उसे धर्म बदलने के लिए पैसे, फ्री शिक्षा और विदेश यात्रा का लालच दिया गया। लेकिन शपथ पत्र देकर शिकायत करने के बाद भी न तो पुलिस ने बयान दिया, न दोषियों पर कार्रवाई की। विपक्ष का दावा है कि धर्मांतरण की 200 शिकायतें पुलिस के पास हैं, लेकिन कार्रवाई कहीं नहीं की गई। इसी के विरोध में 11 सितंबर को भाजपा रायपुर में शांति मार्च कर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी। फिर 12 और 15 सितंबर को प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसे लेकर भाजपा प्रदेश संगठन की अहम बैठक कुशाभाऊ ठाकरे प्रदेश कार्यालय में हुई, जिसमें तय किया गया कि भाजपा किसान मुद्दे पर आगामी 13 और 14 सितंबर को सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी। तहसील स्तर पे आंदोलन 13 या 14 सितंबर को प्रत्येक तहसील में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के माध्यम से होगा और हम सब मिलके एक बड़ी योजना में भाग लेंगे। हमारी पार्टी ये मांग करती है कि इस तरह के धर्मांतरण करने वालों के ऊपर सह देना ये सरकार बंद करे। कि जिस प्रकार से यहाँ गतिविधियां चल रही है, सरकार उसको तत्काल बंद करे और ये छत्तीसगढ़ हमारा शांति का टापू है, अराजकता की स्थिति निर्मित न हो। भाजपा के आरोपों पर कांग्रेस ने भी तीखा जवाब दिया। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने सवाल किया कि 15 साल तक भाजपा को धर्मांतरण नहीं दिखा, लेकिन सत्ता गई तो धर्मांतरण की याद आ गई। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा प्रदेश के शांत माहौल को बिगाड़ना चाहती है।
ये कि भारतीय जनता पार्टी जब जब सत्ता से बाहर होती है ऐसे मुद्दों को छेड़ती है और यहाँ जो शांत माहौल है उसको बिगाड़ने का प्रयास करती है। भले ही चुनाव में भी 2 साल का वक्त बचा हो, लेकिन भाजपा आक्रामक विपक्ष के तौर पर नजर आने लगी है। जिस तरह किसान, बेरोजगारी जैसे मुद्दों के साथ साथ हिंदुत्व और धर्मांतरण जैसे आजमाए मुद्दों पर सरकार को आक्रामकता के साथ घेरने का ऐलान हुआ है, उसके बाद ये सवाल अहम हो जाता है, क्या छत्तीसगढ़ में हिंदुत्व और धर्मांतरण का कार्ड भाजपा को भड़क दिला पाएगा? क्या कांग्रेस के पास भाजपा के इस दांव का कोई मजबूत काट है? राजेश राज, IBC 24, रायपुर। चलिए बढ़ते आगे भोपाल से खबर, जहां दिल्ली के दौरे पर रहेंगे पूर्व सीएम कमलनाथ। आज पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। उपचुनाव और संगठनात्मक मुद्दों पर भी चर्चा होगी। शुक्रवार को दिल्ली रवाना हुए थे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और आज दिल्ली दौरे पर पूर्व सीएम कमलनाथ और यहां पर आज पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। चलिए और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खबरों में आज क्या कुछ खास रहेगा, यह जानने के लिए सीधा रुख करेंगे रायपुर का। स्टार जैन हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं, तो वही भोपाल से हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक पटैया हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले रायपुर के रुख करेंगे। स्टार, आज दिन भर हम खबरों में बात करें छत्तीसगढ़ में, तो क्या कुछ खास रहेगा? देखिए, छत्तीसगढ़ की बात करें तो सबसे पहला प्रमुख है जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का धमतरी दौरा है। जो पैतृक जो वहाँ पे जो वैद्य सम्मेलन है, पारंपरिक रूप से आयोजन किया जाता है ये वैद्य सम्मेलन हर साल, और उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे और बड़ा आयोजन इसे कहा जा सकता है क्योंकि धमतरी में उनका दौरा है। लंबे समय बाद वो धमतरी के दौरे पर भी जा रहे हैं और वहाँ के तमाम विकास योजनाओं को लेकर भी इस दौरान समीक्षा हो सकती है और वैद्य सम्मेलन में वो शामिल होंगे। तो ये एक बड़ी खबर रहेगी दिन भर की, क्योंकि पूरे प्रदेश से इसमें वैद्य जो है वो शामिल हो रहे हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उसमें शामिल होंगे, तो कार्यक्रम अपने आप में बड़ा हो जाता है और लोगों की काफी कुछ उम्मीदें उनसे भी रहेंगी। इसके अलावा बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर आक्रामक रुख अपना रखी हुई है। लगातार सरकार पर हमला बोलने के बाद आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद आज राज्यपाल से मिलने जाएंगे। राज्यपाल को उनका बीजेपी का एक डेलीगेशन जो है ज्ञापन भी सौंपेगा। तो कुल मिलाकर ये कि बीजेपी जो है धर्मांतरण के मुद्दे को छोड़ना नहीं चाह रही है और उसको एक बड़ा आंदोलन के रूप में तब्दील करना चाह रही है। सरकार के खिलाफ वो इस आंदोलन को लेकर चल रही है। इस मामले को लेकर सीधा सीधा उनका कहना है कि मौजूदा सरकार के दबाव में ही धर्मांतरण राज्य में फैल रहा है और जिसको लेकर बीजेपी बर्दाश्त नहीं करेगी और लगातार इस मामले को लेकर आक्रामक रुख अपनाएगी। तो ये एक बड़ी खबर रहेगी। तो ये दो प्रमुख खबरें हैं जिसको लेकर लगातार जो भी अपडेट रहेंगे आज वो दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। चलिए, तो दर्शकों तक इन खबरों से जुड़ी अपडेट हम पहुंचाते रहेंगे। आप स्टार पर बने रहिएगा हमारे साथ। विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक, आज मध्य प्रदेश की हम बात करें तो खबरों में क्या कुछ खास रहेगा यहाँ? मध्य प्रदेश में हम यदि बात करें तो आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ दिल्ली दौरे पर है। कल दिल्ली रवाना हुए थे और आज पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से हाईकमान से चर्चा कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव और उपचुनाव है, एक लोकसभा का उपचुनाव है, इन चुनाव को लेकर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा संगठन की गतिविधियों पर भी चर्चा हो सकती है उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ। और कांग्रेस लगातार जो है बीजेपी के खिलाफ आक्रामक है और अनुसूचित जाति जनजाति के साथ ओबीसी के मुद्दे पर प्रदेश में सरकार को घेर रही है। इन तमाम विषय पर पार्टी हाईकमान को फीडबैक भी दे सकते हैं। इसके साथ ही हम यदि बात करें तो बीजेपी के तमाम नेता जो है वो आज अपने क्षेत्रीय प्रवास पर रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में रहेंगे, कई शासकीय बैठकों में शामिल होंगे। आज मध्य प्रदेश की राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण यदि हम बात करें तो उपचुनाव में की तैयारियां और दूसरा पिछले दिनों जो मुरलीधर राव ने बयान दिया था उस पर जो है पार्टी के कई नेता आपस में चर्चा जो है, कई उसका विरोध भी कर रहे हैं, कई उसका समर्थन भी कर रहे हैं। तो इन तमाम राजनीतिक गतिविधियां आज प्रदेश में देखी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी जो खबर वो ये है कि कमलनाथ दिल्ली में है और उपचुनाव की तैयारियां और संगठनात्मक नियुक्तियों पर वो पार्टी हाईकमान के साथ चर्चा करेंगे। चलिए, तो इन खबरों से जुड़ी तमाम अपडेट दर्शकों तक हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे भोपाल से खबर, जहां 3 IAS अधिकारियों के तबादले किए गए। बाबू सिंह जामोद सचिव राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी निभाएंगे। ललित कुमार दाइमा अपर सचिव जेल विभाग की जिम्मेदारी अब निभाएंगे। केदार सिंह उप सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। तो 3 IAS अधिकारियों के तबादले हुए हैं। बाबू सिंह जामोद सचिव राज्य निर्वाचन आयोग बनाए गए हैं। ललित कुमार ताइमा अपर सचिव जेल विभाग की जिम्मेदारी अब संभालेंगे। तो वही केदार सिंह उप सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण की जिम्मेदारी दी गई है। चले बढ़ते आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना के हालात और वैक्सीनेशन को लेकर शुक्रवार को एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें उन्होंने कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए देश भर में ऑक्सीजन की सप्लाई को तेजी से बढ़ाने के निर्देश दिए। हर जिले में ऑक्सीजन की कमी से कम 1 यूनिट, यहां पर कम से कम 1 यूनिट लगाने का टारगेट रखा गया है। उन्होंने राज्यों से दवाइयों का बफर स्टॉक रखने को भी कहा है। तीसरी लहर में बच्चों पर असर की आशंका को देखते हुए देश भर के अस्पतालों में बच्चों के लिए पर्याप्त बेड तैयार रखने के भी निर्देश दिए गए। उन्होंने राज्यों से स्वास्थ्य सुविधाओं के बुनियादी ढांचे को फिर से डिजाइन करने और ब्लैक फंगस के इलाज की दवाइयां भी तैयार रखने को कहा है। समीक्षा बैठक में उन्होंने बताया कि अब तक राज्यों को 1 लाख ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और 3 लाख ऑक्सीजन सिलेंडर दिए जा चुके हैं। हर ब्लॉक में कम से कम 1 एम्बुलेंस उपलब्ध रखने के लिए कहा गया है। पीएम मोदी ने कहा कि वायरस के नए म्यूटेंट की पहचान के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग का काम लगातार किया जाना चाहिए। अफसरों ने मोदी को बताया कि देश के 433 जिलों में RT-PCR लैब बनाने के लिए केंद्र से मदद दी जा रही है, जिससे टेस्टिंग में तेजी आ सकेगी। चलिए बढ़ते आगे। इंदौर जिला 3 महीने अनलॉक हो चुका है, बावजूद इसके अभी तक कोचिंग क्लासेस में ताले लगे हुए हैं। प्रशासन की तरफ से इन क्लासेस को खोलने की अनुमति अब तक नहीं दी गई है। कोचिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि दांगी का कहना है कि कोचिंग क्लास बंद होने से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। सभी शहरों में जब ट्यूशन खुल चुके हैं तो यहां क्यों नहीं। वहीं जिला कलेक्टर का कहना है कि राज्य सरकार के आदेश के बाद ही कोचिंग क्लासेस खुल सकेंगे। अब भी कोरोना का खतरा टला नहीं है। बता दें कि सरकार को पूरे प्रदेश की कोचिंग से अच्छा राजस्व मिलता है। सरकार को साल भर में करीब 400 करोड़ टैक्स का नुकसान उठाना पड़ा है। अकेले इंदौर के कोचिंग क्लासेस से ही 150 करोड़ टैक्स की कमाई होती है। सरकार कोचिंग संस्थानों से 18% GST भी वसूलती है, लेकिन फिर भी इन्हें खोलने की परमिशन नहीं दी गई है। इंदौर प्रशासन के जो कलेक्टर महोदय है ना, उनसे निरंतर प्रश्न पूछ रही है कि कोचिंग संचालित करने की आपके द्वारा अनुमति क्यों नहीं दी जा रही। जब मध्य प्रदेश के भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, छिंदवाड़ा और सागर में दे दी गई, तो इंदौर में क्यों नहीं। राज्य शासन शीघ्र कुछ निर्णय लेने वाला है इसमें। राज्य शासन निर्देश आएंगे, उस प्रकार से हम लोग पालन करेंगे। चलिए बढ़ते आगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिक्षा कर्मियों के अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों की समीक्षा और उनके निराकरण के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। यह कमेटी शिक्षा कर्मियों की अनुकंपा नियुक्ति के लिए निर्धारित पात्रताओं का परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगी, जिस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसी तरह कोविड-19 के दौरान सेवा में लिए गए कोविड स्वास्थ्य कर्मियों की सेवा निरंतरता और उनकी सेवा शर्तों के लिए भी वरिष्ठ अधिकारियों की एक कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। यह कमेटी भी इन स्वास्थ्य कर्मियों की सेवा निरंतरता और सेवा शर्तों के संबंध में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगी। चलिए बढ़ते आगे। ओबीसी के 27% आरक्षण पर MP में श्रेय लेने की सियासत जारी है। कांग्रेस ने इसे अपनी उपलब्धि बताते हुए आभार यात्रा निकाली, जो प्रदेश के 15 जिलों से गुजरेगी और कमलनाथ सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखेगी। कांग्रेस के आभार यात्रा पर बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा कि जनता सब जानती है, इससे कांग्रेस को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ये तस्वीरें भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बंगले की हैं, जहां उन्होंने कांग्रेस की आभार यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कांग्रेस की आभार यात्रा 15 जिलों से गुजरेगी। आभार यात्रा के जरिए कमलनाथ सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच रखा जाएगा। यात्रा का पहला चरण 10 से 18 सितंबर तक रहेगा। जिन जिलों से यात्रा गुजरेगी वहां जनसभाएं, जन संसद संवाद, जन चौपाल का आयोजन होगा। कांग्रेस का पिछड़ा वर्ग विभाग इस यात्रा का आयोजन कर रहा है। वैसे इस पूरी कवायद के केंद्र में पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने को लोगों तक पहुंचाने की योजना है। 28 साल शिवराज सिंह जी कहते रहे कि मैं ओबीसी का रक्षक हूं। आज तक हमारे पिछड़ी जातियों का ओबीसी का आरक्षण 27% नहीं हुआ। अब जब से हम लोग लगे, जब हमारी गवर्नमेंट आई, हमने लागू किया। अब ये इसका श्रेय लेना चाह रहे हैं।
जनता फैसला करे। कांग्रेस पार्टी ने तो दो बार 27% आरक्षण लागू किया, 14% भी कांग्रेस सरकार ने लागू किया था। इनका कहीं योगदान है क्या? इनसे कांग्रेस की आभार यात्रा से प्रदेश की सियासत में हलचल मच गई। इसकी वजह है प्रदेश के 50% ओबीसी मतदाता। दोनों ही पार्टियों को पता है कि इस वर्ग की नाराजगी चुनाव में भारी पड़ सकती है, लिहाजा सरकार और संगठन दोनों स्तर पर आभार यात्रा के विरोध में जमकर बयानबाजी की गई। ऐसे झूठ छल कपट बोलने वाले जो लोग हैं, ये आभार यात्रा नहीं है, ये तो उसी प्रकार का जो मैंने उस दिन शब्द का उपयोग किया था, ये धोखा यात्रा है, जो लोगों को धोखे देने का काम ही करते रहे, फिर भी वही काम कर रहे हैं। दरअसल वो कुछ कर नहीं पाए हैं, पीड़ा उनकी यही है। 15 महीने तक ट्रांसफर उद्योग चलाया, वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया। अब याद आ रही है उनको कभी किसान की, कभी नौजवान की, कभी भार की, कभी आभार की। अब इससे कुछ होने वाला नहीं है। वो 15 महीने में कलई खुल गई है, निखेल उतर गई है। दरअसल कांग्रेस ने 2019 में ओबीसी आरक्षण को 27% करने का फैसला किया, लेकिन बाद में कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। कुछ ही दिन पहले महाधिवक्ता ने सरकार को ये अभिमत दिया कि जो मामले कोर्ट में लंबित हैं, उनमें ही आदेश लागू होता है। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने पिछड़ा वर्ग को सरकारी भर्तियों में 27% आरक्षण लागू कर दिया है। जाहिर तौर पर ये पूरा मामला कोर्ट और सियासी पैंतरेबाजी से जुड़ा है। इंतजार इस बात का है कि प्रदेश की आधी आबादी को आरक्षण का लाभ कब तक मिल पाता है। विवेक पटैया के साथ सुधीर दंडौतिया, IBC 24 भोपाल। बढ़ते हैं कि सरगुजा संभाग के बेरोजगारों को 2 साल पहले एक सपना दिखाया गया था कि यहाँ सरगुजा कनिष्ठ बोर्ड का गठन किया जाएगा और इसके बाद सिर्फ स्थानीय युवाओं को ही रोजगार मिलेगा। लेकिन 2 साल बाद भी इस बोर्ड का गठन नहीं हो सका। संभाग के करीब 1 लाख शिक्षित बेरोजगारों को सरकार के इस घोषणा के पूरा होने का इंतजार अब भी है। 15 साल बाद सत्ता में आई कांग्रेस ने सरगुजा कनिष्ठ बोर्ड का गठन कर स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, जिसके पीछे मंशा थी कि ज्यादातर भर्तियों में चयनित होने वाले बाहरी उम्मीदवारों की जगह स्थानीय युवाओं को मौका मिल सके। एक साथ 2 संभागों बस्तर और सरगुजा में कनिष्ठ बोर्ड बनाकर तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों की भर्ती करने का फैसला लिया गया था, लेकिन घोषणा के 2 साल बाद भी सरगुजा कनिष्ठ बोर्ड के गठन पर काम शुरू नहीं हुआ है। लगभग 2 साल पूरा हो चुका है, आज तक इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं हुई। आज तक कनिष्ठ भर्ती बोर्ड का गठन नहीं हो पाया है। किसी तरह का यहाँ पे जो शिक्षित बेरोजगार युवा हैं, उन लोगों के राहत के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है। सरगुजा की जनता को इस मामले में शासन ने जो झूठी घोषणा करके छल किया है, उसके लिए मैं कांग्रेस सरकार की आलोचना करता हूँ। सरगुजा संभाग में करीब 1 लाख रजिस्टर्ड शिक्षित बेरोजगार हैं और 10,000 से ज्यादा ऐसे पद हैं जिनमें वर्ग 3 और 4 के कर्मचारियों की जरूरत है। सरगुजा कनिष्ठ बोर्ड के गठन के सवाल पर मंत्री अमरजीत भगत कहते हैं कि उनकी सरकार ने आदिवासी क्षेत्र में बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए बेहतर प्रयास किया है। अभी निर्णय लिया है कि जितने भी तृतीय और चतुर्थ वर्ग के पद सृजित हुए हैं, उसकी भर्ती जो है पृथक कनिष्ठ बोर्ड जो सरगुजा और बस्तर के लिए है, उन्हीं के माध्यम से उसका भर्ती किया जाएगा। सरकार के वादे के साथ बेरोजगार युवाओं ने जो सपने देखे थे, वे अब भी उसके सच होने की बाट जो रहे हैं। देखना ये है कि सपने को सच करने के लिए सरकार कब जागती है। अभिषेक सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 अंबिकापुर। चलिए बढ़ते आगे। रायपुर के क्वींस क्लब संचालकों की मनमानी पर आखिरकार ब्रेक लग गया। 1 दशक तक चली संचालकों की मनमानी पर नकेल कसते हुए सरकार ने विधायक कॉलोनी तक जाने का रास्ता बनाना शुरू कर दिया है। करीब 80% काम भी पूरा हो चुका है। जल्दी VIP रोड से विधायक कॉलोनी तक जाने का रास्ता भी शुरू हो जाएगा। ये तस्वीर रायपुर के उसी क्वींस क्लब की है जिसके संचालकों ने कभी होटल की शान और शौकत को मेंटेन करने के लिए छत्तीसगढ़ के विधायकों का रास्ता तक रोक दिया था। क्वींस क्लब के पीछे प्रदेश के विधायकों के लिए कॉलोनी बसाई गई। मजे की बात ये, उन्हीं के लिए क्वींस क्लब को तैयार किया गया था। करीब 1 दशक तक विधायक अपने लिए रास्ता मांगते रहे। 2 बार विधानसभा में ये मुद्दा उठा, लेकिन क्लब संचालकों के रसूख के आगे उनकी बात तक नहीं सुनी गई।
पिछले साल लॉकडाउन के दौरान बर्थडे की नशीली पार्टी आयोजित करने और फिर उसमें गोलीकांड की घटना ने मनमानी की सारी हदें पार कर दी। सरकार की फजीहत और विधानसभा में फिर से मुद्दे की गूंज के बाद सरकार ने सड़क बनवाने की घोषणा कर दी। आज ये तस्वीर क्वींस क्लब संचालकों के टूटे गुरूर की कहानी बयां करती है। क्वींस क्लब का पोर्च अब आम रास्ता बन चुका है। होटल की खिड़कियां तक रास्ते की जद में आ चुकी हैं। होटल के पिछले हिस्से वाली बाउंड्री वॉल को तोड़कर रास्ता तैयार किया जा रहा है। यहाँ तक कि टेनिस कोर्ट भी रास्ते की जद में आ रहा है। वीआईपी रोड से लेकर विधायक कॉलोनी तक जाने वाला रास्ता आधे से ज्यादा बनकर तैयार है, जिसे जल्दी ही आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। विधायक लोग की बात थी, विधायकों ने विधानसभा में उठाया था कि ये विधायक लोग के पीछे कॉलोनी है जिसमें जाने का रास्ता विधायकों के लिए नहीं है, तो उसको लेकर मुझे निर्देश मिला था कि यहाँ पर सबसे पहले जो है करके रोड बनवाइए। तो मैंने इसकी रोड की शुरुआत कर दी और 75-80% रोड वहाँ पर बन गया, जिसकी सुविधा है, जिसका लाभ विधायकों को आगे चल के मिलेगा। नए बन रहे रास्ते ने क्वींस क्लब की तस्वीर बदल कर रख दी। साथ ही ये भी बता दिया कि रसूख और मनमानी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक दिन जमींदोज होना ही पड़ता है। क्वींस क्लब के रसूखदार संचालकों की मनमानी के कई किस्से रहे हैं। खुशी की बात है कि उसकी मनमानियों के कई किस्से में एक चैप्टर अब हमेशा के लिए क्लोज हो रहा है, लेकिन देखना होगा कि उनकी बाकी मनमानियों पर सरकार या व्यवस्थाएं कब तक कार्रवाई कर पाती है। कैमरा पर्सन नजीर खान के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। चलो तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखेंगे हमर बानी हमर गोठ। नमस्कार।